हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, ये जो आज का लेक्चर है वो हमारे थर्ड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और हमें इसमें पढ़ना क्या है? प्लास्टिक से होने वाली हानियाँ। प्लास्टिक के गुणधर्म हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान होते हैं और अगर प्लास्टिक से नुकसान होता है तो फिर प्लास्टिक का निपटान कैसे किया जाए, मतलब कैसे प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। वो सारी बातें आज के इस लेक्चर में होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक से होने वाली हानियाँ। प्लास्टिक से होने वाली हानियाँ। देखो, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात यह है कि प्लास्टिक को मिट्टी में नहीं दबाया जा सकता, नहीं दबाया जा सकता है। सोचो, अगर आपने प्लास्टिक को मिट्टी, जैसे मान लो बहुत सारी प्लास्टिक इकट्ठी हो गई और अगर सारी प्लास्टिक को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए, मान लो ये हमारा फील्ड है, कोई भी जगह मान लो कुछ एरिया है, यहाँ पर हमने छोटे छोटे पिट बनाए, छोटे छोटे डक्स बनाए, गड्ढे बनाए और वहाँ पर जैसे मान लो ये प्लास्टिक छोड़ दी, यहाँ पर प्लास्टिक छोड़ दी, यहाँ पर प्लास्टिक, ये प्लास्टिक, ये क्या है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को मिट्टी में इसलिए नहीं दबा सकते, सुनो ध्यान से। ये प्लास्टिक क्या करती है? प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अगर आप इसको मिट्टी में नीचे भी दबाते हो ना तो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु इसका अपघटन नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको नष्ट नहीं कर सकते। तो फिर ये प्लास्टिक क्या करेगी? इस खेत में जितने भी पोषक तत्व हैं, इस खेत में जितने भी पोषक तत्व हैं, ये क्या है? पोषक तत्व। तो ये प्लास्टिक क्या करेगी? इन पोषक तत्वों को खींच लेगी। प्लास्टिक सभी पोषक तत्वों को खींच लेती है। जहां पर आपने प्लास्टिक को दबाया है, प्लास्टिक क्या करेगी? उस पूरे खेत के जितने भी मिट्टी में पोषक तत्व हैं, सब पोषक तत्वों को खींच लेती है। अब आप सोचो, अगर प्लास्टिक ने सभी पोषक तत्वों को खींच लिया तो इस खेत में पोषक तत्व बचेंगे ही नहीं। मतलब खेत में पोषक तत्वों की कमी आ गई और खेत में पोषक तत्वों की कमी आ गई ना, तो फिर आपका ये खेत क्या हो गया? खेत हो गया बंजर। मतलब अब इसमें पैदावार नहीं हो सकती, इसमें फसल नहीं उगाई जा सकती, इसमें खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि आप इसके अंदर बीज बोओगे, बीज उग तो जाएगा लेकिन प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, प्लांट ढंग से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें पोषक तत्व ही नहीं है। पोषक तत्व थे वो तो किसने ले लिए? प्लास्टिक ने। तो ध्यान रहे, सतर्क रहे, आप सावधान रहे, कभी भी प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में अगर आपने प्लास्टिक दबा दी और आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, यहाँ तक कि 100 साल के बाद में भी आप खोद कर वहां से प्लास्टिक निकाल सकते हो। वो प्लास्टिक ऐसे कैसे मिलेगी? उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा वो क्या करेगी? मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेगी। तो ये तो प्लास्टिक का निपटान नहीं हुआ, ये तो समझदारी नहीं हुई कि प्लास्टिक को मिट्टी में दबाया जा सके। फिर क्या करे? सुनते चलो आगे। दूसरी बात, प्लास्टिक को जला भी नहीं सकते, प्लास्टिक को जलाया नहीं जा सकता। देखो, ना तो प्लास्टिक को मिट्टी में दबा सकते हैं, ना प्लास्टिक को जला सकते। क्यों? अगर प्लास्टिक को हम बर्न करेंगे, अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तो प्लास्टिक किससे बनी है? पूरी कार्बन से बनी है। इसमें जहरीली गैसें निकलेगी, एक तो CO2 और एक CO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों जो गैसें हैं, ये गैसें कैसी है? जहरीली। दोनों किस टाइप की गैस है? जहरीली। अगर आपने प्लास्टिक को जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ये सारी गैसें ऊपर वायुमंडल में जाएगी और वायुमंडल में जो उपयोगी गैसें जैसे ऑक्सीजन, इनको विषैली बनाती है। इसलिए प्लास्टिक को जलाना भी समझदारी नहीं है। प्लास्टिक को जलाने का मतलब है वायु प्रदूषण को बढ़ाना, मिट्टी में दबाने का मतलब है मृदा प्रदूषण को बढ़ाना। इसलिए ना तो प्लास्टिक को दबा सकते हैं, ना प्लास्टिक को जला सकते हैं। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट यह है, कई बार हम क्या करते हैं? बहुत बड़ी लापरवाही कर बैठते हैं, जाने अनजाने में बेवकूफ तरीके से हम क्या करते हैं? कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो हम
जो भी फूड मटेरियल खाते हैं जैसे चिप्स है, कुरकुरे हैं, या फिर और कई खाद्य पदार्थ जो प्लास्टिक के पैकेट में आते हैं पैक होकर, तो हम क्या करते हैं वो खाद्य पदार्थ तो खा लेते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के जो बैग है, जो रैपर है, वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अब वो प्लास्टिक के जो रैपर है, प्लास्टिक के जो बैग है, वो क्या करके उड़ उड़ के नालियों में चले जाते हैं। गलती से पानी की नाली में चला गया और पानी की नाली के बीच में आ गया। मान लो ये पानी की नाली है, यहां से पानी जा रहा है। अब एक प्लास्टिक का रैपर हमने छोड़ दिया, पटक दिया वहीं पे, और ये प्लास्टिक का रैपर बीच में आ गया। ये लो, अब इधर से पानी आ रहा है, पानी, अब ये पानी तो रुक गया, मतलब नाली अवरुद्ध हो गई, नाली ब्लॉक हो गई। नाली ब्लॉक हो गई तो ये पानी भरेगा। अब ये पानी आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा तो ये पानी इधर ही फैल जाएगा। ऐसे पानी फैलेगा तो गंदगी होगी, क्योंकि ये गंदा पानी जाता है नालियों से, गंदगी फैलेगी, मक्खी मच्छर, ये कई प्रकार की बीमारियों को हम न्योता दे बैठते हैं। इसीलिए ये हमारी खुद की समझदारी है, हमारा खुद का नैतिक दायित्व है कि जो भी प्लास्टिक के रैपर है या कागज के जो रैपर है उनको हम डस्टबिन में डालें, ऐसे इधर उधर किसी भी प्रकार की नाली में या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर ना छोड़ें। बात समझ में आ गई? अगर एक भी प्लास्टिक की या पॉलीथीन किसी नाली में फंस गई और रास्ता जाम हो गया तो फिर वो पानी चारों तरफ फैलेगा और प्रदूषण होगा। ठीक है, ये लो नंबर 4 ये है कि वही बात है कि मान लो हम जो प्लास्टिक के बैग्स है, प्लास्टिक के रैपर है, वो हम इधर उधर फेंक देते हैं। फिर वो जो प्लास्टिक के जो रैपर है उनके क्या थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ चिपका होता है, तो उसी कारण उन प्लास्टिक के बैग्स, उन प्लास्टिक के रैपर को ये आवारा पशु खाने लग जाते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, इधर उधर रोड पर घूमते रहते हैं ना गाय भैंस है, वो क्या करती है उस प्लास्टिक को खा लेती है। प्लास्टिक का अपघटन तो होता नहीं, वो प्लास्टिक उनके आमाशय में, छोटी आंत में जाके जम जाती है। इससे आवारा पशुओं की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। समझ में आई बात? जो प्लास्टिक के रैपर होते हैं उन रैपर को कौन खाते हैं? पशु। अगर पशु खाएंगे, उनकी आंत में जाके जमेगा तो पशु की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो देखो प्लास्टिक से कितना बड़ा नुकसान है। मिट्टी में दबाओगे तो पोषक तत्वों में कमी आएगी, जलाओगे तो हानिकारक गैसों से वायु प्रदूषण होगा, इधर उधर नालियों में फेंकोगे तो पानी जाम होकर पानी फैलेगा, इधर उधर पशुओं के पास फेंकेंगे तो पशुओं की मृत्यु हो जाएगी। मतलब हर तरीके से क्या हो रहा है? नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो फिर क्या किया जाए? प्लास्टिक को ना मिट्टी में दबा सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना इधर उधर फेंक सकते हैं, तो फिर प्लास्टिक का निपटान कैसे हो? तो प्लास्टिक का निपटान कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान है कि प्लास्टिक का निपटान कैसे किया जाए। तो देखो प्लास्टिक का निपटान करने के लिए एक तरीका है, एक उपाय है, एक आइडिया हमारे पास जिससे हम प्लास्टिक से बच सकते हैं, और वो उपाय है प्लास्टिक का 4R सिद्धांत। प्लास्टिक का 4R सिद्धांत। अब ये 4R सिद्धांत क्या है पढ़ते हैं। प्लास्टिक का 4R सिद्धांत। प्लास्टिक का निपटान। देखो प्लास्टिक से कैसे निपटा जा सकता है, प्लास्टिक का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमें पढ़ना है फोर आर सिद्धांत। 4R सिद्धांत, 4R। देखो 4R इनका मतलब क्या है? फर्स्ट रिड्यूस, पहला क्या है? रिड्यूस। सेकंड रीयूज। थर्ड रिसाइकिल। 4
रिकवर। 1 2 3 4 कितने आर हुए? 4 आर। यही थ्योरी है 4R सिद्धांत, जिससे प्लास्टिक से बचा जा सकता है। अब इसको जब पूरा पढ़ेंगे तब मतलब समझ में आएगा। देखो रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग में लेना, कम उपयोग में लेना, कम उपयोग में लेना। रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग में लेना, कम उपयोग में लेना, पुनः उपयोग में लेना। रिसाइकिल का मतलब है पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। और रिकवर का मतलब है पुनः प्राप्त करना। अब सुनो, सबसे पहले पढ़ो रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब यह है कि प्लास्टिक को कम से कम उपयोग में लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि आप हर किसी काम के लिए, हर किसी जिम्मेदारी के लिए, या कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको किसी बैग की जरूरत पड़ रही है, आप और वो बैग पॉलीथीन का ले रहे हो। नहीं, आपको ये समझना होगा कि प्लास्टिक इज ए डेंजरस मटेरियल इन आवर वर्ल्ड। तो प्लास्टिक एक जहरीला घातक पदार्थ है, तो क्यों ना उसका उपयोग कम से कम हो। प्लास्टिक की जगह इसका निपटान यही है, प्लास्टिक के बैग की जगह आप जूट का बैग, जूट का थैला या जूट का बैग ले सकते हो, कपड़े का बैग ले सकते हो, आप कागज की थैलियां ले सकते हो, कागज का पाउच ले सकते हो। तो सबसे पहले जिम्मेदारी यही है कि रिड्यूस होना चाहिए प्लास्टिक का। रिड्यूस का मतलब है प्लास्टिक का कम से कम उपयोग आना चाहिए। प्लास्टिक को हम कम से कम काम में लेंगे। जिस सामान को हम प्लास्टिक के पाउच या प्लास्टिक के बैग में डाल रहे हैं, तो प्लास्टिक के बैग की जगह हमें किसका बैग लेना है? जूट। जूट आता ना, बोरी जिसकी बनती है, जूट। तो जूट का बैग आप ले सकते हो, कागज का बैग आप ले सकते हो, कागज का पाउच ले सकते हो, कागज की थैली ले सकते हो, कपड़े का बैग ले सकते हो। लेकिन प्लास्टिक का बैग अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, वो सब नहीं मिल रहा है, ये जूट का बैग, कागज का बैग, कपड़े का थैला आपको नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ही हमें क्या यूज करनी चाहिए? प्लास्टिक। कम से कम बिलो रेंज में होना चाहिए। रीयूज, अगर आप प्लास्टिक का बैग काम में ले रहे हो, तो ऐसा नहीं कि एक बार प्लास्टिक को काम में ले लिया, फेंक दिया, दूसरे काम के लिए दूसरी प्लास्टिक, तीसरे काम के लिए तीसरी प्लास्टिक, ऐसे तो पूरी दुनिया प्लास्टिक से भर जाएगी। तो प्लास्टिक का रीयूज करो आप। जो प्लास्टिक आपने पहले काम में ले ली उसको रख दो, उसी प्लास्टिक को दूसरे काम में ले लो, उसको फिर से रख दो, तीसरे काम में ले लो। तो बार बार उसका उपयोग करो, बार बार। जैसे मान लो सपोज आप कपड़े खरीद के ला रहे हो, तो कपड़े आप पॉलीथीन में लेके आए हो, प्लास्टिक की थैली में कपड़े लेके आए हो, तो ऐसा नहीं कपड़े पहन लिए, थैली फेंक दी, उस थैली को रख दो, उसमें कोई खाद्य पदार्थ रख दो, किचन का कोई सामान रख दो, या बाजार से सामान लेने जाते हो तो उसको ले जाओ। तो बार बार उस चीज का क्या होना चाहिए? रीयूज होना चाहिए। अब सोचो, जब आप बार बार प्लास्टिक को काम में लोगे, बार बार पॉलीथीन को काम में लोगे, तो वो फट जाएगी, फट जाएगी। तो फिर प्लास्टिक का वापस फैक्ट्रीज में क्या होता है? पुनःचक्रण। जो कटी फटी प्लास्टिक है, उनको जो थैली उठाने वाले आते हैं ना, थैली चुनने वाले, उनको दे दो। तो वो क्या है? ये प्लास्टिक वापस फैक्ट्री में जाती है, वापस इनको मेल्ट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और इनको नया शेप दिया जाता है। तो बताओ, वही प्लास्टिक वापस आ गई, मतलब उसको फेंका नहीं हमने, वही प्लास्टिक बनकर वापस आ गई, उनको उसका पुनः चक्रण हो गया। और जब प्लास्टिक वापस आ जाती है, तो आप उसे पुनः क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रही बात? एक प्लास्टिक आपने यहाँ पर काम में ली, उसी प्लास्टिक को आपने वापस काम में लिया, जब वो फट गई तो फैक्ट्री में दे दिया, फैक्ट्री में बनकर वापस आ गई, तो इस प्लास्टिक को आप वापस काम में ले लो। बात समझ में आ रही ना? तो ये हो गया प्लास्टिक का निपटान। ना तो प्लास्टिक को दबाना पड़ा, ना प्लास्टिक को जलाना पड़ा, ना इधर उधर फेंकना पड़ा, वही प्लास्टिक बार बार काम में आ रही है, वही प्लास्टिक बार बार काम में आ रही है। कैसे? रिड्यूस करके, रिसाइकिल करके, रिड्यूस करके, रीयूज करके, रिसाइकिल करके, और वापस उसको रिकवर कर लिया। तो ऐसे अगर आप ये वाला फॉर्मूला अपनाते हो, तब तो वी कैन से दैट द प्लास्टिक बैग्स प्रिजर्व टू एंड प्रिवेंशन टू आवर लाइफ। तब तो आप पॉलीथीन के बैग को, प्लास्टिक की थैली को काम में लेकर इस चीज से बच सकते हो, इस चीज से बच सकते हो।
ऐसे 4R सिद्धांत से प्लास्टिक का क्या हो सकता है, निपटान हो सकता है। ये लो, ये प्लास्टिक वाला चैप्टर और ये संश्लेषित रेशो वाला चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आपके देखो ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर 3 चैप्टर आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर था एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, खत्म है। सेकंड चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खत्म हो गया। थर्ड चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो फोर्थ चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो है मेटल नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु। तो इस चैप्टर की कुछ जानकारी मैं भी दे देता हूँ। मैं फोर्थ चैप्टर अभी से चालू कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम फटाफट उसके टॉपिक क्लियर करेंगे। चैप्टर 4 धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, ये फोर्थ चैप्टर है तुम्हारा, धातु और अधातु। तो हमें इनका मतलब समझना, पहले इस पूरे चैप्टर का मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखो आपने पिछले वीडियोज में या कभी भी परमाणु के बारे में पढ़ा है? पूरी दुनिया किससे बनी होती है? परमाणु से। परमाणु से क्या बनते हैं? तत्व। तत्व का नाम सुना है ना आपने? तत्व नहीं सुना नाम? जिस तत्व किसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। मैं नाम गिनवाता हूं आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट। ऐसे आपने तत्वों के नाम सुने कि नहीं सुने? सुने ना तत्वों के नाम? ऑक्सीजन है, सोना, चांदी, लोहा, शीशा, मरकरी, प्लेटिनम, यूरेनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब तत्व हैं, ये सब तत्व हैं। और इन्हीं तत्वों में शामिल है धातु है। धातु जो तत्व होते हैं ना, तत्व, आज के टाइम की बात करोगे ना तो आज के टाइम प्रकृति में कितने तत्व हैं? 118। 118 एलिमेंट आर अवेलेबल इन नेचर इन दिस टाइम। इस समय प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? 1800 की बात करें, यानी कि 19वीं शताब्दी की बात करें, उस समय तत्वों की संख्या थी 32 या 33। फिर जब 20वीं शताब्दी आई उस समय तत्वों की संख्या थी 56 के आसपास। और जो आज 21वीं शताब्दी है, आज के समय तत्वों की संख्या कितनी है? 118। और ये जो तत्व है ना, तत्व, इनको 3 भागों में बांटा है। इन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है धातु, फिर अधातु, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। इन तत्वों में जो धातु सबसे ज्यादा है, लगभग कितनी अधातु है? 80 धातु है, 80 मेटल है इस समय। अब सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, टिन, ये सब मेटल है। ये सब क्या है? ये सब धातु है। और धातुओं का आप काम जानते हो, बहुत ज्यादा काम है। लोहे का कितना काम है, सोने चांदी का कितना काम है, ये धातु है। तो इन 118 में से 80 तो क्या है? धातु है। अधातु लगभग कितनी है? 18 है। अधातु कितनी है? 18 है। और उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। अब आप ये टोटल कैलकुलेशन इससे जोड़ने मत बैठ जाना, इसमें बहुत एक्सेप्शन चलते हैं। आप याद रखो 80 धातु है, उपधातु है कितनी? अधातु कितनी है? 18। और उपधातु कितनी है? 7। कितनी है? 7। तो बात समझ में आ रही है? इन तत्वों को कितनी श्रेणी में कैटेगराइज किया गया? 3 श्रेणी में, धातु, अधातु, उपधातु। धातु,
अधातु उपधातु। अब हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में धातु अधातु की जानकारी लेनी है, धातु और अधातु की जानकारी लेनी है। अभी जो धातु कहाँ से मिलते हैं, मैं देखो ज्यादातर धातु मिलती है नीचे खानों से। जैसे लोहा नीचे से निकाला जाता है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं, नीचे से निकाले जाते हैं। और धातुओं का बहुत ज्यादा उपयोग है। हाँ, अधातु में ज्यादातर क्या आती है, गैसें आती है। अधातु में ज्यादातर क्या आती है, गैसें। और ये कहाँ पर मिलती है, वायुमंडल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, वायुमंडल में। और ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, खदानों में, मतलब खानों में। ये मिट्टी से प्राप्त की जाती है और ये गैसें होती है, ये वायुमंडल में मिलती है। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में उपधातु नहीं है, उपधातु आपको नहीं पढ़ना। सिर्फ इतना सा याद रखो, उपधातु धातु और अधातु के बीच की होती है। उपधातु का मतलब है जिसमें धातु के गुण भी पाए जाते हैं, अधातु के गुण भी पाए जाते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, सुनना। सबसे पहले धातुओं के गुण। पहले आप धातुओं के भौतिक गुण पढ़ोगे, फिर आप धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ोगे, और फिर पढ़ोगे धातुओं के उपयोग। मतलब 3 चीज पढ़नी है, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के उपयोग। और यही 3 चीज किसके लिए, अधातु के लिए। अधातु के भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण और अधातु के उपयोग। चैप्टर खत्म, चैप्टर फिनिश। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा आपकी दैनिक जीवन में काम आने वाला चैप्टर है। काफी कुछ नॉलेज देने वाला चैप्टर है और बहुत ज्यादा ऐसे मान लो मजा आएगा पढ़ने में। तो अभी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा नहीं, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो जब भी इस चैप्टर का आएगा, मैं हेडिंग ये डालूंगा, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। तो आज का काम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।